अब ये पद परिचय है क्या, किसको कहते हैं पद परिचय, और इनका काम क्या होता है पद परिचय का? तो चलिए सभी को एक एक करके देखते हैं और समझते हैं कि ये पद परिचय है क्या, किसको कहते हैं पद परिचय। पद नाम से जैसे आप लोग को लग रहा है यहाँ पे पद, तो पद और शब्द एक तो दो चीज़ें होती हैं जिनको डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहले हम लोग पद परिचय को देख लेते हैं कि वाक्य के अंतर्गत जो पद होते हैं उनको कैसे परिचित किया जाता है। तो पहले तो मैं कॉन्सेप्ट समझा दूं कि ये पद परिचय है क्या, पढ़ क्यों रहे हैं हम लोग पद परिचय, है ना। तो पद परिचय को जानने के लिए पद और परिचय, ठीक है। तो अगर देखोगे तो पद परिचय दो वर्ड है, तो आपको वाक्य के अंदर जो भी पद दिखाई देंगे, यानी कहाँ चले गए, एक सेकेंड रुको। वाक्य के अंदर जो भी आपको पद दिखाई देते हैं उनका हमें परिचय देना होता है। अरे परिचय देना कैसे होता है और क्या परिचय देना होता है, इसको मैं एक बार थोड़ा गाइड कर रही हूँ। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है जिसको हम पद कहते हैं और एक होता है जिसको हम शब्द कहते हैं। तो जिन बच्चों को पहले पद और शब्द नहीं पता है, पहले तो यही समझ लो कि पद क्या होता है और शब्द क्या होता है। जब तक कोई शब्द स्वतंत्र है, जब तक, स्वतंत्र का मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब नहीं फ्री घूमेगा, घूमेगा नहीं, उसको किसी वाक्य के अंतर्गत प्रयोग नहीं किया गया। जैसे मान लो मैं यहाँ आपके सामने लिख देती हूँ राम, घर, कोई भी वर्ड लिख देती हूँ, श्याम, कोई भी वर्ड, ठीक है, राम, घर, श्याम या जाता, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। मैंने इनको वाक्यों में प्रयोग नहीं किया है, ये सिर्फ अभी शब्द हैं जो इधर उधर लिखे हुए हैं। इनका अपना एक अर्थ है, इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं लिखेगा, है ना। तो राम भी, घर भी, श्याम भी, जाता, इसका क्या परिचय दे सकते हो, राम का परिचय दे सकते हो कि राम एक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, ये बता सकते हो आप, ठीक है। बट जैसे ही इन शब्दों को हम लोग किसी वाक्य में लिख देते हैं, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ कि राम श्याम के घर जाता है, राम श्याम के घर जाता है। अब मैंने उन जो इधर उधर शब्द पड़े हुए थे, स्वतंत्र थे, मैंने उनको एक वाक्यों में प्रयोग कर लिया, है ना। राम, घर, श्याम, जाता, ये जो शब्द थे इनको मैंने वाक्यों में प्रयोग कर लिया। जैसे मान लो मैं हूँ, मेरा नाम दीपिका है, अब मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो अभी मैं किसी पद पे बैठी हूँ ना, और ये पद क्या है मेरा, टीचर का, अध्यापिका का। तो आप मेरा परिचय क्या दोगे कि दीपिका मैम क्या है, अध्यापिका है, ठीक है। और इसी को अगर सोच लो मैं अपने घर चली जाऊँ, है ना, मान लो मैं अपने माता पिता के पास चले जाऊँ, तो वहाँ मेरा परिचय, मेरा पद क्या होगा, बेटी का। भाई के साथ हूँ तो मेरा पद क्या होगा, बहन का। पति के साथ हूँ तो पत्नी का, बेटे के साथ हूँ तो माँ का। तो जहाँ जैसे स्थान पर बैठूंगी उसी स्थान पर वैसा मेरा परिचय हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अभी राम स्वतंत्र था, पर जैसे ही मैंने वाक्य में लिखा राम श्याम के घर जाता है, तो राम अब कर्ता बन चुका है, अब वो केवल एक शब्द नहीं है। इस वाक्य में राम श्याम के घर जाता है, तो जाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। अब इस राम का मुझे परिचय देना है, तो मैं किस रूप में दूंगी, कर्ता के रूप में दूंगी। तो अब ये सिर्फ राम नहीं है, अब ये पद में बैठ चुका है, और वो पद क्या है, कर्ता का। तो कारक पढ़ा है हमने, और कारक में हमने देखा होगा कि कर्ता ने कर्म को करण से हर अलग अलग पद पे काम करते हैं हम लोग। अब श्याम के घर जा रहा है, तो श्याम यहाँ संबंध कारक के रूप में काम कर रहा है, घर यहाँ अधिकरण रूप में काम कर रहा है, जाता यहाँ क्रिया के रूप में काम कर रहा है यहाँ सहायक रूप का क्रिया के रूप में काम कर रहा है। तो हर शब्द का उस पद में बैठे हुए के हिसाब से उसका परिचय देना है, इसी को हम पद परिचय कहते हैं। तो पद क्या होते हैं, पद जब शब्द का वाक्य में प्रयोग करना, शब्द का वाक्यों में प्रयोग करना, वाक्यों में प्रयोग करना, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे पद। और शब्द के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, शब्द स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो यहाँ पे दोनों का आपको डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया। अगर हम हिंदी पढ़ना चाहते हैं और हिंदी भाषा का ज्ञान रखना चाहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले वर्ण होता है, वर्ण से बड़ा अक्षर होता है, और ये सब हमने वर्ण विचार के कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। अक्षर से बड़ा शब्द होता है, क्योंकि दो अक्षरों से मिलकर
एक शब्द का निर्माण करते हैं और शब्दों से मिलकर पद का निर्माण होता है। ठीक है, शब्द जब पद में वाक्य में प्रयोग किया जाए तो वो पद बन जाता है और पद से बड़ा होता है पदबंध। जब हम उन पदों को पदबंधों में बांध देते हैं तो वो भी पढ़ेंगे हम पदबंध क्या होता है। और पदबंध से बड़ा होता है उपवाक्य और उपवाक्य से भी बड़ा होता है वाक्य। तो आप इन क्रम से होते हुए वाक्य की तरफ जाते हैं। तो हमने वर्ण, अक्षर, शब्द, है ना, शब्द विचार पढ़ लिया हमने, पदबंध, पद विचार भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। तो पदबंध और हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, पद परिचय। तो हर शब्द का अपना अपना एक परिचय यहाँ पर होगा। ठीक है, अब पद परिचय देने के लिए हम किस किस का चुनाव करेंगे, किस किस का पद परिचय दे सकते हैं। क्या सबका पद परिचय दिया जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल, सबका पद परिचय दिया जा सकता है। हम संज्ञा पद परिचय भी दे सकते हैं। ठीक है, संज्ञा का परिचय दे सकते हो कि नहीं आप? संज्ञा के भेद बता सकते हो, है ना, बहुत सारी चीजें। तो अभी हम बहुत सारे, तो संज्ञा का पद परिचय बता सकते हैं हम, सर्वनाम का पद परिचय बता सकते हैं हम, और किस किस का बता सकते हैं हम, क्रिया का पद परिचय बता सकते हैं, विशेषण का बता सकते हैं। अभी मैं एक एक का एग्जाम्पल आपको समझाते हुए दूंगी। इसके अलावा हम क्रिया विशेषण का भी पद परिचय दे सकते हैं। अविकारी मतलब जितने भी हैं हमारे पास, उन सब का पद परिचय हम दे सकते हैं। तो विशेषण पद परिचय भी दे सकते हैं, संबंध बोधक पद परिचय भी हम दे सकते हैं, और 7वें नंबर पर हम समुच्चय बोधक पद परिचय भी दे सकते हैं। ये अविकारी शब्द हैं तो अविकारियों का भी पद परिचय दिया जा सकता है। ज़्यादा बड़ा नहीं होता इनका, बट हाँ पद परिचय में हम काउंट करते हैं। और 8वें नंबर पर हम विस्मय आदि बोधक का भी पद परिचय दे सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पद परिचय देने के लिए हमें बेसिक चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखोगे यहाँ से हम शुरू करेंगे, संज्ञा पद परिचय से आरंभ करेंगे। तो पद परिचय के अंदर आपको कुछ डेफिनेशंस भी देखना ज़रूरी है ताकि थोड़ा नॉलेज हो। पद परिचय की परिभाषा की यदि हम बात करते हैं तो वाक्यों में शब्दों के प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाते हैं, और वाक्य में शब्द नहीं पद होते हैं। वाक्य में प्रत्येक पद के स्वरूप तथा उनके पदों के साथ उनका संबंध बताने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पद परिचय कहते हैं। ठीक है, तो वाक्य के अंतर्गत वो पद क्या काम कर रहा है, किस स्थान पे बैठा है, और दूसरे शब्दों से उनका क्या संबंध है, इसको बताने की प्रक्रिया को हम लोग पद परिचय कहते हैं। अगर हम बात करते हैं, पद परिचय को हम कई और नामों से भी जानते हैं, जैसे वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। व्याकरणिक मतलब पूरा व्याकरण का जब ज्ञान होगा ना, तभी आप पद परिचय दे सकते हो। इसे हम पद निर्देश के नाम से भी जानते हैं, पद छेद के नाम से जानते हैं, पद विन्यास के नाम से जानते हैं, और सबसे ज़्यादा प्रचलित जो है वो पद परिचय के नाम से जाना जाता है। तो पद परिचय में वाक्यों में पदों का परिचय दिया जाता है, उनका स्वरूप एवं दूसरे पदों के साथ उनके संबंधों को दर्शाना मेन आपके पद परिचय का काम है। ठीक है, सिंपल भाषा में हमारे विद्वान क्या कहते हैं पता है, कि व्याकरण संबंधी ज्ञान की यदि हमें परीक्षा लेनी है तो हमें पद परिचय लेना चाहिए, क्योंकि पद परिचय जो है एक व्यवहारिक रूप से ज्ञान है व्याकरण का, जो पद परिचय के द्वारा आपको व्याकरण के संपूर्ण ज्ञान को परखता है कि आपको ज्ञान है या नॉलेज नहीं है। ठीक है, हम पद परिचय 8 आधारों पर दे सकते हैं। प्रयोग के आधार पर हम 8 तरीके से पद परिचय दे सकते हैं। संज्ञा पद परिचय, सर्वनाम पद परिचय, विशेषण पद परिचय, अव्यय पद परिचय, क्रिया विशेषण परिचय, क्रिया परिचय, उसके साथ साथ संबंध बोधक और समुच्चय बोधक का भी आप पद परिचय दे सकते हैं। ठीक है, तो पद परिचय हम लोग 8 प्रकार से दे सकते हैं। यहाँ तक सबको समझ आ गया, क्लियर है? तो चलो शुभारंभ करते हैं, फिर देर किस चीज़ की। तो शुरू करते हैं, सबसे पहला संज्ञा पद परिचय।
अब संज्ञा पद परिचय क्या होता है? तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसे हम कहेंगे संज्ञा पद परिचय। 8 है तो 8 में से हम एक एक करके इनको कंप्लीट करेंगे। सुनाई और दिखाई सबको प्रॉपर दे रहा है, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम लोग? संज्ञा पद परिचय की। तो हमें क्या क्या चीज़ जानना चाहिए, क्या क्या कंडीशंस होती हैं इसको आपको रखने की। तो सबसे पहला है संज्ञा पद परिचय। देखिए आप लोगों के लिए मैं सारी चीज़ें लिख कर पढ़ाती हूँ, तो इसलिए आप लोग सभी चीज़ों को नोट्स ज़रूर बनाएं। आपको कितनी अच्छी पीडीएफ मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट नोट्स आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं, आपको आपकी समझ को और विस्तारण देते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, आप लोग ज़रूर नोट्स बनाएं, लिख कर पढ़ें। संज्ञा पद परिचय। जब संज्ञा पद परिचय की बात करते हैं तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि संज्ञा से रिलेटेड हमें कौन कौन सी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। अब इनको मैं पॉइंट्स में लिख रही हूँ ताकि हम एग्जाम्पल को बहुत आसानी से कर सकें। जैसे आप देखेंगे तो संज्ञा में सबसे पहले हमें किसका नॉलेज होना चाहिए? हमें भेद का। तो सबसे पहले संज्ञा के भेद का नॉलेज होना चाहिए। संज्ञा के भेद, ठीक है। दूसरा, संज्ञा का भेद का नॉलेज होना चाहिए। और दूसरा किसका नॉलेज होना चाहिए बताओ? संज्ञा का भेद अब पता चल गया तो लिंग का भी पता होना चाहिए, भी किस लिंग का है वो। तीसरा, आपको वचन भी पता होना चाहिए कि भाई वो एक वचन है या बहुवचन है। चौथा, उस शब्द का पुरुष भी आपको पता होना चाहिए कि वो उत्तम पुरुष है, अन्य पुरुष है या मध्यम पुरुष है। पांचवा, उसको वाक्य के अंग का पता होना चाहिए। वाक्य के अंग का मतलब है कि वो वहां पे उद्देश्य है या विधेय है। छठवें नंबर पर कारक का भी पता होना चाहिए कि वो कारक कर्ता कारक है या कर्म कारक है। और बाकी आपको ज़रूरत नहीं होती, 6 मुख्य होते हैं इसमें, है ना। और कभी कभी हमें काल भी बताना होता है, पर संज्ञा का काल हमें नहीं बताना होता है। तो आपको कभी कभी संबंध बता सकता है कि कर्ता के साथ क्या संबंध है। तो ये 6 मुख्य हैं, आपको 6 तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चले देखते हैं इसको आगे और समझते हैं और किस किस तरीके से इसको हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो चलो इन ये आपके पास सामने मैंने पॉइंट लिखवा दिए 6। तो संज्ञा का पद परिचय देना है तो आपको संज्ञा के भेदों का पता होना चाहिए, उसके लिंग का, उसके वचन का, उसके पुरुष का, वाक्य के अंग का और कारक का पता होना चाहिए। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखती हूँ मैं। हाँ, जैसे लिखते हैं कि राम, छोटा इजी एग्जाम्पल दे रही हूँ, राम विद्यालय जा रहा है, विद्यालय जा रहा है। पहले एक इजी एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। अब ये राम विद्यालय जा रहा है, इस पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ राम की और विद्यालय की, ठीक है। 2 पदों पे अंडरलाइन कर रही हूँ एग्जाम प्रैक्टिस के लिए। अब आपको बताना है कि ये जो 2 पद हैं इनका परिचय आप कैसे देंगे। पहले राम का दीजिए और दूसरे नंबर पर विद्यालय का दीजिए। तो राम संज्ञा के भेद में क्या है बताइए, किसके अंदर आएगा वो? संज्ञा के भेदों में यदि हम राम की बात करते हैं तो व्यक्तिवाचक, राम के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम राम को लेते हैं। तो राम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि राम नाम है तो ये कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो राम पुल्लिंग है। वचन क्या है? एक वचन है या बहुवचन है? तो एक वचन है। पुरुष क्या है? जब किसी व्यक्ति का नाम होता है, ध्यान रखिएगा, नोट रखिएगा इसको, राम अन्य पुरुष है। इसको मैं आपको पहले जब सर्वनाम पढ़ाती हूँ तब भी मैं आपको बताती हूँ कि यदि कोई नाम हो, नाम हो
तो वह अन्य पुरुष कहलाता है। क्या कहलाता है? अन्य पुरुष कहलाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, कहलाता है। आगे समझ में? तो जब भी किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए तो वो किस में आता है? अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। अब जब वाक्य के अंग की बात करते हैं तो वाक्य के अंग में आप ध्यान रखिएगा, ये उत्तम पुरुष वाक्य के अंग में ये उद्देश्य है या विधेय है। तो जब हम जिसकी बात करते हैं, राम विद्यालय जा रहा है, तो राम की बात कर रहे हैं ना, कौन जा रहा है? तो राम यहाँ पे उद्देश्य है, तो राम को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? उद्देश्य। ठीक है, तो वाक्य के अंग में क्या है? ये उद्देश्य है। और कारक क्या है? कौन सा कारक है? राम यहाँ कर्ता कारक है। आया समझ में? क्लियर है? तो ये संज्ञा का पद परिचय हमने दिया कि भाई ये राम क्या है। अब हम विद्यालय का चेक करते हैं। चलो कोशिश करो, विद्यालय क्या है? तो विद्यालय देखा जाए तो विद्यालय एक जातिवाचक संज्ञा है। विद्यालय की बात कर रहे हैं हम लोग, तो विद्यालय एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, पुल्लिंग क्या हो जाएगा इसका? लिंग क्या हो जाएगा? जातिवाचक। विद्यालय अच्छा है, तो ये भी आपका पुल्लिंग है कि भाई ये क्या है? विद्यालय अच्छा है, राम अच्छा है। एक वचन है या बहुवचन है? विद्यालय जा रहे हैं, तो विद्यालय बहुत सारे विद्यालय थोड़ी जा रहे हैं, विद्यालय तो एक ही है यहाँ पे, तो ये भी एक वचन है। अब ये एक अन्य पुरुष है कि क्या है? विद्यालय का कोई नाम ही नहीं है, राम विद्यालय। अब इसको हम पुरुष कौन सा रखेंगे भाई? बताओ, विद्यालय जा रहे हैं, तो विद्यालय को हम लोग पुरुष में रख सकते हैं क्या? बताओ भाई। घर जा रहा है, विद्यालय जा रहा है, ये जब भी नाम होते हैं तो इनको हम अन्य पुरुष में रखेंगे। कहाँ जा रहा है? विद्यालय जा रहा है। ध्यान रखिएगा, कोई भी नाम आ जाए तो वो आपका अन्य पुरुष ही होता है। क्या होगा? अन्य पुरुष होगा। वाक्य के अंग में ये विधेय है क्योंकि ये पीछे है, और जो कर्ता के पीछे होता है ये सब विधेय है। ठीक है, और कारक क्या है? विद्यालय जा रहा है, तो ये अधिकरण कारक है क्योंकि कहाँ जा रहा है? तो अधिकरण। ठीक है, स्थान का बोध हो रहा है, इसलिए ये आपका विद्यालय है। आ रहा है समझ में? तो इसको कहते हैं हम संज्ञा पद परिचय। चलो इसको थोड़ा सा और देखते हैं। तो संज्ञा पद परिचय जब हम करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, संज्ञा पद परिचय के दौरान आपको किन किन खास चीज़ों का ध्यान है, जैसे मैं बता चुकी हूँ। वाक्य में संज्ञा पदों का पद परिचय करते समय संज्ञा, संज्ञा के भेद, लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया या अन्य पदों के साथ उसका संबंध बतलाना होता है। जैसे संज्ञा का भेद बता दिया, उसका लिंग बता दिया, वचन बता दिया, कारक बता दिया, पुरुष बता दिया, और वाक्य में अन्य पदों के साथ उसका संबंध बता दिया, और वाक्य के अंग बता दिए कि भाई वो उद्देश्य है या विधेय है। अब तो रट गया होगा ये, वो जैसा एग्जाम में क्वेश्चन की डिमांड होगी। हिमालय भारत का पहाड़, ये क्वेश्चन है। अब इसमें आपको हिमालय, भारत और पहाड़ तीन वर्ड पर अंडरलाइन करके मान लो पूछता है, बताओ इसका पद परिचय क्या? वैसे तीन का कभी नहीं पूछेगा, वो किसी एक ही का पूछेगा। तो हिमालय क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अन्य पुरुष है क्योंकि नाम है। हिमालय अच्छा है, पुल्लिंग है। हिमालय एक वचन है। हिमालय भारत का पहाड़ है, तो हिमालय यहाँ पे कर्ता कारक है। और उद्देश्य है क्योंकि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? हम पहाड़ के बारे में बात करें, हिमालय के, तो उद्देश्य है ये। ठीक है, तो ध्यान रखेगा। तो आपको यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता है। भारत के बारे में तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अन्य पुरुष है, पुल्लिंग है, भारत अच्छा है, एक वचन है, और भारत का, ये मत भूलिएगा, का लगा हुआ है, तो संबंध कारक है, और ये विधेय है, उद्देश्य नहीं है। क्या है ये? विधेय है। पहाड़ क्या है? जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि किसी पहाड़ का नाम तो है ही नहीं। पुल्लिंग है, एक वचन है, और क्या है? भारत का क्या है? पहाड़ है, तो ये कर्म कारक है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये कर्म कारक के अंतर्गत आएगा, और ये विधेय है। क्या है भाई? ये विधेय है। चलो भाई आगे बढ़े, आया समझ में? नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं।
लंका में राम ने वाणों से रावण को मारा। तो लंका का परिचय, राम का परिचय, वाणों का परिचय, है ना। तो राम वाणों देखोगे संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है ना, बहुवचन है। वाणों करण कारक है, किससे मारा, वाण से मारा, और मारा क्रिया का कर्म है। और क्या है ये, वाणों से मारा, तो ये विधेय भी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको कुछ भी पूछ सकता है, तो ऐसे भरपूर आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, आपको केडी लाइव ऐप पर इसकी सारी पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है, तो आप को दिक्कत नहीं है, तो आप लोग वहाँ पे एग्जाम्पल के साथ इसको कर सकते हैं। अब हम सर्वनाम का पद परिचय करते हैं। भाई सर्वनाम के पद परिचय में क्या ज़्यादा तकलीफ होने वाली है? नहीं। सर्वनाम में भी तो हमें यही ध्यान रखना है, कोई नई चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी है। पर चलो ठीक है, एक बार मैं पॉइंट्स को लिखवा देती हूँ, इससे थोड़ा ज़्यादा याद रहता है हमें, है ना। तो हम अब सर्वनाम का पद परिचय करते हैं। सर्वनाम का पद परिचय। अब सर्वनाम का जब हम पद परिचय करते हैं तो इसमें क्या ध्यान रखेंगे बताओ। तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स आपको याद रहना चाहिए। एक तो सर्वनाम का भेद याद होना चाहिए, है ना। सर्वनाम का भेद बहुत ज़रूरी है। दूसरा बताओ क्या होना चाहिए, है। सर्वनाम का भेद तो हो गया, अब आपको लिंग भी बताना है। फिर तीसरे नंबर पे आपको वचन भी बताना है। फिर चौथे नंबर पर आपको क्या बताना है, पुरुष भी बताना है। ठीक है, फिर पांचवें नंबर पर आपको कारक भी बताना है, और फिर छठवें नंबर पर आपको अंग भी बताना है वाक्य के। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलिए भी शुरू करते हैं इसके बारे में जानकारी। कोई भी एक वर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि वह कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह घर जाएगा, है ना। क्या लिखेंगे, वह घर जाएगा। ठीक है, तो अब वह घर जाएगा, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, वह घर जाएगा। तो अब इस पे अंडरलाइन करूंगी मैं, किस पे, वह पे। और अब मैं पूछूंगी बताइए ये क्या है। तो सर्वनाम के भेद में सबसे पहला वर्ड है कि वो वह शब्द जो है कौन सा सर्वनाम है, वह घर जाएगा। तो ये होगा पुरुषवाचक सर्वनाम कि निश्चयवाचक सर्वनाम, बताओ। वह घर जाएगा, ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसको निश्चयवाचक नहीं लगा सकते। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। लिंग क्या है, जाएगा, वह की कोई लिंग नहीं होती है, क्रिया के आधार पे पता चलता है कि ये पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। और वचन क्या है इसका, एक वचन या बहुवचन। तो ध्यान रखिएगा ये एक वचन है। ठीक है, पुरुष क्या है, क्योंकि इसके आधार पे पता चल जाएगा मतलब एक। पुरुष क्या है, एक उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, वह हमेशा अन्य पुरुष होता है। कारक क्या है बताओ, कारक कौन सा हो जाएगा, वह घर जाएगा, तो कर्ता कारक है भाई यहाँ पे। और वाक्य में अंग में क्या है, उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज आपको सर्वनाम के पद परिचय में माइंड में सेट करके रखना है। ठीक है, क्लियर है भाई, आ गया समझ में। तो हम लोग पद परिचय में इन चीज़ों का खास ध्यान रखते हैं सर्वनाम के अंतर्गत। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, सर्वनाम पद किसके भेद, भेद क्या है आपको पता होना चाहिए, वचन क्या है, लिंग क्या है, कारक क्या है, और पुरुष क्या है। ठीक है, और दूसरे पदों से उसका क्या संबंध है और किस संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुआ है, और वाक्य के अंगों में वह क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कई बार पूछा जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। जिसे, दिख रहा है आपको यहाँ पे, जिसे, यहाँ पे वाक्य आपके सामने स्क्रीन पे, जिसे आप लोगों ने बुलाया उसे अपने घर जाने दीजिए। तो यहाँ जिसे पे आपको अंडरलाइन करके बोला जा रहा है, बताइए इसका पद परिचय दीजिए।
तो जिसे माने अन्य पुरुष है, ये तो फिक्स्ड है। कौन सा सर्वनाम है भाई, सर्वनाम है, ये भी फिक्स्ड है, पर कौन सा सर्वनाम है, तो ध्यान रखना इसका नाम लिखेंगे आप संबंधवाचक सर्वनाम, पूरा नाम लिखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। पुल्लिंग है क्योंकि जिसे आप लोग ने बुलाया, बुलाया पुल्लिंग है। क्रिया के आधार पे सर्वनाम के लिंग वचन निर्धारित होते हैं। बुलाया एक वचन है। और कर्म कारक है, जिसे आपने बुलाया, है ना, तो किसे बुलाया, जिसे, तो इसको खरण कारक मत लगा देना, है ना, ये आपका कर्म कारक है। आप लोगों ने तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष है, पुल्लिंग है, बहुवचन है और कर्ता कारक है। आप लोगों ने क्योंकि नहीं लगा हुआ है। चलो थोड़ा और एग्जाम्पल्स देखो यहाँ पे। उसे अन्य पुरुष है, सर्वनाम है, सर्वनाम कौन सा है, संबंधवाचक सर्वनाम है, यहाँ भी पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है। किसे बुलाया, उसे बुलाया, ठीक है। अपने तो निजवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष है, पुल्लिंग है, आप अपने मध्यम पुरुष हुए ना, एक वचन है और संबंध कारक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इनमें बहुत इजी है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आप लोग बड़ा कंफ्यूज हो गए कि क्या है पद परिचय। आ रहा है समझ में? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है विशेषण पद परिचय। अब विशेषण पद परिचय में थोड़ा सा आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें आपको पॉइंट्स को, चीज़ों को समझनी पड़ेगी। चलो विशेषण पद परिचय देखते हैं। विशेषण पद परिचय में हमारा चौथा, दूसरा है कि तीसरा है, क्या है ये? पहला हमने क्या किया था, संज्ञा किया था, दूसरा सर्वनाम किया है, तो तीसरा हुआ ना हमारा ये। तीसरा हम लोग विशेषण पद परिचय देखते हैं। इजी है ना, है नहीं डिफरेंट? कोई चीज़ नहीं पढ़ो ना तब डिफिकल्ट लगता है, जब पढ़ लेते हो ना तो वो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है। और मैं तो बहुत सिंपल तरीके से करा रही हूँ, आप कोई भी क्वेश्चन इससे कर सकते हो। अब विशेषण पद परिचय के लिए हमें कुछ खास चीज़ों की जानकारी चाहिए। तो कौन कौन सी चीज़ हमें पता होनी चाहिए भाई? एक बात, जो विशेषण पद परिचय मतलब विशेषण से बात करेंगे, तो यहाँ पे संज्ञा का तो है नहीं, हाँ, पर ये तो पता होना चाहिए ना कि विशेष क्या है ना। दूसरा विशेषण क्या है, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि उद्देश्य है, विधेय है, तो वाक्य का अंग भी पता होना चाहिए, वाक्य का अंग पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे प्रविशेषण है तो आपको प्रविशेषण भी बताना पड़ेगा कि वाक्य में प्रविशेषण क्या है, ठीक है। और 5वें नंबर पर हम बात करें तो देखो ध्यान से, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं बतानी, ये नहीं कि आपको बहुत रटना है, आपको भेद बताना है यहाँ पे, ठीक है। कोई एकदम बहुत सारी चीज़ें नहीं बतानी है। एक तो भेद बता दो, विशेष्य बता दो, विशेषण बना दो, ठीक है, प्रविशेषण बता दो, वाक्य के अंग बता दो। बाकी लिंग वचन पुरुष वो तो सेम है, जो हमेशा हमें बताने होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये भी बताएंगे कि भाई विशेष्य का लिंग क्या है, ठीक है। 6वें नंबर पर हम वचन भी बताएंगे। पुरुष जनरली नहीं पूछता है यहाँ पे कि कौन सा पुरुष है, बट चलो लिख सकते हैं हम लोग, बाकी जनरली यहाँ पे पुरुष आपसे नहीं पूछता है, ठीक है। तो यहाँ 7 चीज़ें हैं जो आपको बतानी होती हैं। चलो एक एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे लिखेंगे लाला बहुत चालाक है। और यहाँ पे चालाक पे अंडरलाइन करके पूछा जा रहा है कि बताइए इसका पद परिचय दीजिए। तो विशेष क्या है यहाँ पर, किसकी विशेषता बता रहे हैं हम, लाला की। तो लाला यहाँ पे क्या है, विशेष्य है। विशेषण क्या है यहाँ पे, चालाक, ठीक है। वाक्य का अंग क्या है यहाँ पे, वाक्य का अंग मतलब ये उद्देश्य है, विधेय है। तो लाला तो उद्देश्य है, पर चालाक यहाँ पर विधेय है, ठीक है। यहाँ पे ये उद्देश्य नहीं है, ये विधेय में काउंट होगा। प्रविशेषण क्या है भाई यहाँ पे बहुत चालाक है, तो बहुत यहाँ पे प्रविशेषण है। जरूरी नहीं है कि हर वाक्य में मिले, जहां मिले आप ध्यान रखिएगा। लिंग क्या होगी बताइए इसकी, लाला बहुत चालाक है, तो भैया चालाक पुल्लिंग हुआ ना, है ना, तो ये पुल्लिंग है, ध्यान रखिएगा। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करिएगा।
वचन क्या है भैया, लाला एक ही तो है, 10 तो नहीं है ना यहाँ पे, तो ये एक वचन है, बहुत सारे थोड़ी है यहाँ पे, एक ही की तो बात हो रही है। अब पुरुष क्या है भैया यहाँ पे, चालाक है तो मैं तो किसी और, लाला कोई अन्य ही है ना, जब मैं लाला के बारे में बात कर रही हूँ तो विशेष क्या है, लाला है, तो विशेषण भी उसका अन्य पुरुष होगा, तो ये आपका किस में चला जाएगा, अन्य पुरुष में चला जाएगा। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ पर हमने विशेषण का भी पद परिचय देखा, बहुत सिंपल है, बस चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब देखो लाला का कुछ पद परिचय देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि ये 3 किताबें बहुमूल्य हैं, तो आपको 3 भी परिचय देना है और बहुमूल्य भी परिचय देना है। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, कभी कभी ना इनके भेद भी पूछ लेता है, जैसे मैंने सिर्फ यहाँ विशेषण लिख दिया है ना, विशेषण है, मैं यहाँ पे गुणवाचक विशेषण भी लिख सकती हूँ, गुणवाचक विशेषण, तो भेद भी पूछता है तुमसे। विशेषण का मतलब ये नहीं कि चालाक सिर्फ लिख दोगे, गुणवाचक विशेषण लिखना है, और विशेष क्या है, लाला है यहाँ पे, गुणवाचक विशेषण आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कभी कभी आपको संख्या वंख्या दे दे तो निश्चित अनिश्चित भी बताना है, जैसे यहाँ 3 निश्चित दिया हुआ है, तो 3 किताबें बहुमूल्य हैं, तो 2 विशेषण है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 और बहुमूल्य दोनों का परिचय देना है। तो 3 जो है संख्यावाचक है, सबसे पहली बात है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, और 3 किताबें, तो किताबें क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो किताब के हिसाब से आपको बताना है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। 3 का तो कोई लेना देना नहीं, आपको किताब पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो 3 तो संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है, बट किताबें, किताब पुल्लिंग शब्द है क्या, बताओ, 3 अच्छा है कि किताब अच्छी है, किताब तो स्त्रीलिंग शब्द है, और 3 क्या है, 4 क्या है, 1 2 3 4, तो 3 अच्छा है कि 3 अच्छी है, 3 अच्छा है, यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है। किताबें ध्यान रखिएगा, और 3 दोनों ही बहुवचन है, क्योंकि एक से ज्यादा है तो वो बहुवचन होता है। और दूसरा, ये 3 किसकी विशेषता बता रहा है, तो किताब की बता रहा है, तो इसका विशेष क्या है, किताब, इसका विशेष क्या है, किताब। बहुमूल्य देखेंगे तो क्या क्या है, बहुमूल्य एक गुणवाचक विशेषण है, ऊपर से बहुमूल्य है तो पुल्लिंग है, और बहुवचन है क्योंकि बिंदु यहाँ पे है की लगी हुई है, तो बहुवचन है, और ये विधेय हैं। ठीक है, पर ये 3 किताब जो है ये उद्देश्य है। अब तुम्हें 3 निश्चित संख्यावाचक भी लिख सकते हो, देखो एग्जाम में ऑप्शन के ऊपर है आपको क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। ठीक है, कई बार क्या होता है कुछ पूछ लेता है कुछ नहीं पूछता है, जैसे यहाँ देखोगे सज्जन मनुष्य बहुत बातें करता है, अब सज्जन पे मान लो अंडरलाइन करके तुमसे पूछ ले, बताओ इसका पद परिचय दो, तो सज्जन क्या है, विशेषण है और गुणवाचक विशेषण है। सज्जन मनुष्य है तो पुल्लिंग है, सज्जन मनुष्य माने एक की तो बात नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, और ये विशेष क्या है, मनुष्य है। ठीक है ना, और बता सकते हो ये अन्य पुरुष की बात कर रहा है ना, तो आपको जो पूछे उसके हिसाब से आप बता सकते हो। बहुत बातें करता है तो बहुत पे अंडरलाइन कर देंगे, तो बातें नहीं बनाते, बहुत बातें नहीं बनाते, बातें करना नहीं बोल रहा, बातें बनाना, तो ये भी विशेषण है। ठीक है, विस्मय आदि बोधक अव्यय, इसको हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। विस्मय आदि बोधक ये बहुत ही सिंपल होता है, विस्मय आदि बोधक में बस आपको बताना होता है कि ये विस्मय आदि बोधक है और ये कौन से इमोशन को दर्शा रहा है। कौन सा इमोशन का मतलब समझ रहे हो, खुशी को दिखा रहा है, दुख को दिखा रहा है, घृणा को दिखा रहा है, आश्चर्य को दिखा रहा है, कौन से वाले विस्मय को दिखा रहा है, कौन से आश्चर्य को दिखा रहा है। ठीक है, तो विस्मय आदि बोधक के अंतर्गत आपको कैसे शब्द दिखाई देते हैं, जैसे यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल है, ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है आपको, जैसे मैं चलो इसको लिख कर बताती हूँ तो और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। ठीक है, विस्मय आदि बोधक शब्द, इसको ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे है शायद तक, हम लोग ध्यान देख लेना तुम लोग। ठीक है, विस्मय आदि बोधक, पद परिचय, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कोई आपको पॉइंट्स नहीं ध्यान देना है, सीधा मैं आपको एग्जाम्पल के साथ इसको समझा रही हूँ। मान लो मैंने लिखा हाय
कितनी सुंदर है, हाय कितनी सुंदर है। मान लें ऐसा एग्जाम्पल दिया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपको यहाँ अंडरलाइन करेंगे हाय पे और पूछेंगे इसका पद परिचय दीजिए। तो हाय पहली बात तो है ये विस्मयादि बोधक शब्द है, पहला तो आप यही बताओगे, ठीक है, ये विस्मयादि है। दूसरा सिर्फ आपको ये बताना है कि ये कौन सा विस्मय है, ऑप्शन में आपको दिया होगा तो ये आश्चर्य वाला है। हाय कितनी सुंदर है, हाय वो मर गया, ये दुख वाला है ना। तो आपको ध्यान रखना है, बस आपको ये दो ही चीज़ बतानी है और आपको कुछ भी नहीं बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, जैसे दूसरा है वाह, आपको यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है वाह, इसका पद परिचय देखना है। तो कैसी अच्छी पुस्तक लाएं, वाह विस्मयादि बोधक शब्द है और आनंद प्रकट कर रहा है, वाह क्या बात है, बहुत ही अच्छी किताब तुम लेकर आए हो। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण का पद परिचय। हाँ, इसको थोड़ा सा हमें पढ़ने की जरूरत है। तो क्रिया विशेषण और क्रिया दोनों को कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करके पढ़ने में ज़्यादा मजा आता है ना। तो चलो भाई, तो दोनों का कंपैरिजन करते हैं, क्रिया में हमें किनकी ज़रूरत है और उसमें किसकी ज़रूरत है। तो हम पहले क्रिया का पद परिचय देखते हैं। क्रिया का पद परिचय, ठीक है, टिक 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 टिक, ठीक है। और यहाँ हम करते हैं क्रिया विशेषण का पद परिचय। पद परिचय, ठीक है। अब देखो क्रिया विशेषण का पद परिचय, अब ये क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस है। जब क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता की बात करते हैं तो क्रिया के अंतर्गत क्या हो जाएगा, देखोगे क्रिया का पद परिचय। तो क्रिया का पद परिचय का मतलब है क्रिया आपको क्या क्या बतानी है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो क्रिया का भेद बताओ, क्या बताना है, क्रिया का भेद, कि कौन सी क्रिया है और इस भेद में क्या बताना है आपको, सकर्मक है या अकर्मक है, ठीक है। सॉरी भाई, सॉरी माफी चाहती हूँ। तो यहाँ पे क्रिया का भेद है सकर्मक और अकर्मक, और भी भेद हैं या फिर अन्य भेद भी बता सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि वहाँ पे सकर्मक कर्मक अकर्मक हो, वहाँ अन्य भेद भी हो सकते हैं, कोई भी भेद हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या बतानी है, क्रिया का काल बताना है, क्रिया का काल, कि भाई किस काल में की जा रही है। तीसरा क्रिया का कर्ता बताना है, मतलब क्रिया कोई ना कोई तो कर रहा होगा ना वहां पे, तो क्रिया का आपको कर्ता बताना है। चौथा आपको वाक्य के अंग बताना है, कि वाक्य के अंतर्गत वो क्या है, वाक्य के अंग, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे वो वाक्य के अंग में काउंट होता है। पांचवा, अब क्रिया का और क्या बता सकते हैं हम लोग, अभी तक तो यही फिलहाल है। अब क्रिया विशेषण में इतना कुछ बताना है क्या, नहीं, क्रिया विशेषण में सिर्फ आपको बताना है भेद। सबसे पहला क्या बताना है आपको, भेद, कि भाई ये कौन सा भेद है, ठीक है। दूसरा आपको अगर यहाँ पर प्रविशेषण है तो आप प्रविशेषण भी बता सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्रिया बतानी है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, कि भाई किसकी विशेषता बताई जा रही है, वो आपको यहाँ पे बताना होता है, ठीक है। तो और कोई ज़्यादा यहाँ पे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बट क्रिया में आपको बता दूं कि आपको लिंग भी बताना है, ठीक है, आपको वचन भी बताना है, ये दोनों बताना है आपको। चलो एक बार इस पॉइंट को और क्लियर कर देती हूँ। तो क्रिया विशेषण में आपको सिर्फ क्या बताना है, मैंने क्या बताया था,
आपको भेद बताना है और किस क्रिया का क्रिया विशेषण है और वाक्य का अंग क्या है। वाक्य का अंग लिखी कि नहीं, वहाँ पे मैंने लिख दिया था आई थिंक सो। अच्छा नहीं लिखा है, तो आपको वाक्य का अंग बताना है। ठीक है, ये आपको बताने हैं वाक्य के अंग। ठीक है, और जब हम लोग क्रिया की बात करते हैं तो क्रिया आपको मैं यहाँ दिखाती हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ क्रिया में आपको क्या क्या देना है, क्रिया का भेद बताना है, सकर्मक है, आकर्मक है या कोई अन्य भेद है। आपको लिंग बताना है, वचन बताना है, आपको पुरुष भी पूछा जा सकता है, आपको काल बताना है और वाक्य में क्या अंग है, उद्देश्य है, विधेय है, वो बताना है। कर्ता या कर्म आदि से संबंध, मतलब इसका कर्ता कौन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बस आपको ध्यान में ये सारी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो चलो कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, दोनों को समझते हैं। यहीं पे लिख के करें एग्जाम्पल, यहीं पे लिख के करते हैं ना, ताकि लिखते बनेगा। जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम, मान लो क्रिया का पद परिचय देना है और मैं यहाँ लिखती हूँ कि मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़कर सो गया। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ क्रिया विशेषण का मोहन प्रतिदिन पढ़ता है। ठीक है, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिखा है जो वहाँ पे फिट हो जाए। यहाँ पे पढ़कर पर अंडरलाइन करके पूछा गया है और वहाँ पे प्रतिदिन पे अंडरलाइन करके पूछा गया है। बताइए इसका पद परिचय क्या है। अब पढ़कर जो है, अगर क्रिया के भेदों की बात करूँ तो मोहन पढ़कर सो गया, तो ध्यान रखिएगा ये यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया है। क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। जब भी कर और करके आ जाता है तो वो पूर्वकालिक क्रिया होता है। तो कौन सी क्रिया है ये, पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, मोहन पढ़कर सो गया, तो यहाँ पर आपको सकर्मक अकर्मक बताने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर मैं कहती कि राम घर चला गया और चला गया, चला पे या गया पे अंडरलाइन करके पूछते तो हम यहाँ पे इसको अकर्मक क्रिया बोलते। ठीक है, राम घर चला गया, तो भाई यहाँ तो कर्म है ही नहीं, तो अकर्मक क्रिया लगा देते। अब मोहन प्रतिदिन पढ़ता है, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान, पहले एक को करते हैं, मोहन पढ़कर सो गया, पूर्वकालिक क्रिया। अब क्रिया का काल क्या है, पढ़कर सो गया, पढ़कर सो गया, तो यहाँ पे तुम देखोगे कि पास्ट टेंस है ये, तो इसका काल क्या हो जाएगा, भूतकाल। किसके अंतर्गत आएगा ये, भूतकाल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, क्रिया का कर्ता कभी कभी पर्टिकुलर भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, जैसे गया होता तो मैं इसको सामान्य भूत लगा देती, है ना, तो सामान्य भूत आप लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, इसको सामान्य भूत लगा सकते हो। क्रिया का कर्ता कौन है यहाँ पे, मोहन। ठीक है, कौन है यहाँ क्रिया का कर्ता, मोहन है। वाक्य के अंग में ये जो है विधेय है, क्योंकि ये पीछे है ना, पढ़कर सो गया, क्योंकि मोहन यहाँ पे उद्देश्य है और पढ़कर सो गया यहाँ पे विधेय है। लिंग क्या है इसकी, पढ़कर सो गया, तो मोहन पुल्लिंग है तो भैया क्रिया भी पुल्लिंग ही होगी, तो ये पुल्लिंग है। ठीक है, वचन, मोहन एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन ही होगी, तो एक वचन। और ये क्रिया आपकी अगर पुल्लिंग सॉरी आपको अगर पुरुष भी पूछता है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। किसी भी कर्ता जब अन्य पुरुष है ना, व्यक्ति का नाम है, तो ये क्रिया भी अन्य पुरुष होगी। अगर कर्ता के हिसाब से ही हम लोग क्रिया को डिफाइन करते हैं, तो कर्ता मोहन अन्य पुरुष है तो क्रिया भी अन्य पुरुष होगी। मोहन एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी। मोहन पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। तो क्रिया को डिफाइन हम कर्ता के आधार पर करते हैं। ठीक है, अब क्रिया विशेषण का पद परिचय देंगे, तो प्रतिदिन जो है वो क्या है, आपका क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण में कौन सा भेद है, तो आप ध्यान रखिएगा, क्रिया विशेषण तो है
पर ये समय की बात कर रहा है, इसीलिए ध्यान रखिएगा ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब प्रविशेषण है क्या इसमें? नहीं, इसमें कोई प्रविशेषण नहीं है। आपको अगर दिया होता तो हम लिख देते। इसमें क्रिया, किस क्रिया की विशेषता बता रहे हैं? तो ये पढ़ता क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। वाक्य के अंग में ये विधेय में आएगा, ठीक है। और क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है, ध्यान रखिएगा, है ना। क्रिया विशेषण क्या होता है? अविकारी होता है, और अविकारी का कोई लिंग वचन नहीं होता, इसीलिए इसमें कभी भी आपको लिंग वचन पुरुष कारक नहीं पूछेगा। क्लियर है भाई? तो यहाँ पे क्रिया का आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, तो क्रिया में भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। जैसे चलो एक देखते हैं यहाँ पे, श्याम ने भात खाकर पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ खाकर और पढ़ी दोनों पे अंडरलाइन है। चलो इनको दोनों को देखते हैं। भात खाकर, तो तुम्हें मैंने बताया था खाकर, खाकर पूर्वकालिक क्रिया होती है, और सकर्मक भी है। क्या खाकर? भात खाकर, तो भात सकर्मक है। वाच्य भी कभी कभी पूछ लेता है, तो श्याम ने, तो यहाँ कृतवाच्य है, इसका कर्म भात है, ठीक है। अब पढ़ी, इसके ज़्यादा परिचय बता सकते हैं हम लोग। एक तो क्या पढ़ी? पुस्तक पढ़ी, तो सकर्मक क्रिया है, कर्मवाच्य है, क्योंकि कर्म यहाँ पे है इसलिए कर्मवाच्य है। सामान्य भूतकाल है, क्योंकि पढ़ी जो है मैंने बताया था सामान्य भूतकाल है। निश्चयतार्थ है, मतलब हाँ 100% श्योर पढ़ी है। स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, एक वचन भी है, क्योंकि श्याम ने भात खाकर पुस्तक पढ़ी, तो पुस्तक स्त्रीलिंग है और इसकी ये क्रिया है, तो पुस्तक स्त्रीलिंग है। पुस्तक एक वचन है, पुस्तक अन्य पुरुष है, और इसका कर्ता राम और कर्म पुस्तक है, ठीक है। और ये विधेय में है, उद्देश्य में नहीं है। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट है संबंध बोधक। संबंध बोधक में भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, संबंध बोधक बहुत सिंपल है। संबंध बोधक आप जानते हैं कैसे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे के बारे में, है ना, की ओर, जो प्रपोजिशन का काम करती हैं, उन्हीं के एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, देखो यहाँ पे पहले इस पॉइंट को पढ़ा दूँ। संबंध बोधक का पद परिचय करते समय संबंध बोधक का भेद और संबंध बोधक से संबंधित शब्द को लिखना पड़ता है, और कुछ नहीं। कुर्सी के नीचे बिल्ली बैठी है, कुर्सी के नीचे, ये संबंध बोधक होता है, जो कुर्सी और बिल्ली का संबंध बता रही है। तो बस आपको क्या बताना होता है कि उपयुक्त वाक्य में नीचे, के नीचे संबंध बोधक शब्द है और कुर्सी और बिल्ली का संबंध बता रही है। वैसे देखो नीचे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा उदाहरण है, इसके संदूक के भीतर 4 पुस्तकें और 2 पत्र हैं। तो आपको के भीतर क्या है? यहाँ पे संबंध बोधक शब्द है, और इसका संबंध बता रहे हैं, संदूक का संबंध बता रहे हैं पुस्तक और पत्र से, और कुछ नहीं। बाकी आपको कोई भी चीज़ नहीं पूछी जाती है। फिर आता है आपका समुच्चय बोधक। ये भी कोई भयंकर चीज़ नहीं है समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक शब्द का परिचय अगर देखते हैं हम लोग, तो समुच्चय बोधक का पद परिचय है करते समय समुच्चय बोधक का भेद और समुच्चय बोधक से संबंधित योजित शब्द को लिखना पड़ता है। अब समुच्चय बोधक क्या है मैं इसको समझा देती हूँ, पहले जिनको नहीं पता है थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कहाँ गया? एक सेकेंड रुकोगे, पेज ओपन करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि समुच्चय बोधक क्या है। समुच्चय बोधक, इसमें भी हमें कुछ ज़्यादा नहीं बताना है, पर जो बताना है वो मैं आपको बता दूँ कि समुच्चय बोधक क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। समुच्चय बोधक को हम योजक भी कहते हैं, सबको पता है, ठीक है। जब हम इसका पद परिचय बताते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत एक तो आपको शब्दों को पहचाना है। अब शब्द कैसे होते हैं तुम्हें मैंने बताया था, जैसे और, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, या, है ना, यदि, ताकि, तथा,
ऐसे जो शब्द होते हैं कि, है ना, क्योंकि, इसलिए, ये सब आपके क्या हैं, समुच्चय बोधक शब्द हैं। अब समुच्चय बोधक शब्द का पद परिचय जब हम देते हैं तो हमें बताना पड़ेगा ना में क्या है। तो आपको ध्यान रखेगा यहाँ पे, आपको क्या ध्यान रखना है कि समुच्चय बोधक पद परिचय करते समय समुच्चय बोधक का भेद बताना एक तो सबसे बड़ा काम जो है, ठीक है। और समुच्चय बोधक से संबंधित योजित शब्द को लिखना है कि भैया ये कौन सा है। समुच्चय बोधक के दो भेद बताए थे मैंने आपको, समान अधिकरण और व्यधिकरण। आपको ये दो चीज बतानी होती है, ठीक है, कि वो समान अधिकरण है या व्यधिकरण है, और प्लस आपको किससे जोड़ा जा रहा है, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे दो ही चीज बतानी है, एक तो आपको भेद बताना है और दूसरा आपको शब्द बताना है कि जो जोड़ रहा है, किससे जोड़ रहा है। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल लिखती हूँ मैं, राम और श्याम जा रहे हैं। तो मैं इसको कैसे पहचानूंगी, कैसे बताऊंगी? तो यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी। एक तो भेद बताऊंगी। सबसे पहला पॉइंट तो ये क्या है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। सबसे पहली बात तो ये और पे अंडरलाइन करके पूछेगा, इसका पद परिचय दीजिए। तो पहला पॉइंट लिखना आप लोग कि समुच्चय बोधक है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, हमें ऑप्शन देगा। दूसरा भेद भी बताओ। तो ये है आपका आपका जिसको हम बोलते हैं समान अधिकरण। समान अधिकरण जो दो शब्दों को जोड़ता है। तीसरा किसको जोड़ रहा है, और से जोड़ रहा है। किसको, राम को श्याम से जोड़ रहा है, ठीक है। और बोल रहा है तो ये कहीं ना कहीं आपको क्या है, ये संयोग कर रहा है, अलग अलग तो नहीं कर रहा है, संयोग कर रहा है, जोड़ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, आपको बस इतना परिचय वहाँ पे देना होता है। जैसे मैं यहाँ पे देती हूँ, कलकत्ता अथवा दिल्ली में पढ़ना ठीक है। कलकत्ता अथवा दिल्ली में पढ़ना ठीक है। अब अथवा शब्द तुम लोग देखो, इस वाक्य में अथवा समुच्चय बोधक शब्द है। इसका पद परिचय इस प्रकार होगा, विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय कलकत्ता और दिल्ली का विभाजक शब्द है। अब मैं इसको सिंपल सा वे में बताती हूँ। अथवा शब्द में तो समुच्चय बोधक शब्द है, और इसमें आपको क्या बताना है, अथवा एक विभाजक समुच्चय बोधक शब्द है और ये समान अधिकरण है। अथवा भी समान अधिकरण है, और विभाजक क्योंकि विभाजन कर रहा है कलकत्ता या दिल्ली, बस। और ये कलकत्ता और दिल्ली का विभाजक कर रहा है। तो और कुछ हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बताना होता कि मैं कहूँगी कि तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, बहुत सारी चीज़ें बतानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने आपको पीडीएफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं, तो इनको ज़रूर पढ़ें और बहुत आसानी से पहचानें कि कैसे आप इनको पहचान सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। तो लड़का साहित्य पुस्तकें पढ़ता है, इसमें हर एक पूरी लाइन का हम परिचय दे सकते हैं। यह का, लड़का का, साहित्य का, पुस्तकें का, पढ़ता का, है का, सबका परिचय दे सकते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे तो हमने यह देखें तो सर्वनाम है ना, और यह लड़का साहित्यिक पुस्तकें पढ़ता है, तो हम इसको बता सकते हैं कि यह जो है निश्चित, है ना, निश्चयवाचक सर्वनाम है। और सर्वनाम का और क्या बोलते हैं, पुल्लिंग है, एक वचन है ना, बता अन्य पुरुष है, बता सकते हैं सारी चीज़ें। लड़का का परिचय देंगे तो संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग भी है, एक वचन भी है और अन्य पुरुष है, और इस वाक्य का कर्ता है, ठीक है, और ये वाक्य का उद्देश्य है। अब साहित्यिक का परिचय दें तो साहित्यिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, पुस्तक इसका विशेष्य है और ये विधेय का विस्तार है। अब इसमें मैं इसका लिंग और वचन भी बता सकती हूँ। पुस्तकें संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, बहुवचन है क्योंकि के है, कर्मकारक है और विधेय का विस्तार है, और ये विधेय में है। पढ़ता क्रिया है, सामान्य वर्तमान काल की क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और कर्म सकर्मक है, ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है सकर्मक है, और वाक्य का अंग विधेय
है जो है सहायक क्रिया है और वर्तमान काल में है और वाक्य का विधेय है। तो हम एक वाक्य में जो भी चीज़ आए उन सब का परिचय दे सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, हम सबका परिचय दे सकते हैं। आया समझ में? क्लियर है? तो इस तरीके से भंडार भरे हुए हैं। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, है ना। तो आपको केडी लाइव पर, आपको ऐप पर बहुत सारे पीडीएफ में सारे नोट्स आपको मिल रखे हैं। आप लोग को ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से उन पीडीएफ्स पे पढ़ो ध्यान से और उन चीज़ों को अच्छे से समझो। उम्मीद करती हूँ अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा पढ़ने का नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत सारा आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है कि भाई एकदम ही आपको इतने ज़्यादा पढ़ने का। आपको छोटे छोटे शब्दों में भी देखो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे वहाँ 10 छात्र बैठे हैं, अब यहाँ वहाँ 10 छात्र बैठे हैं, तो 10 पे अंडरलाइन करके पूछा जा रहा है कि बताइए इसका परिचय दीजिए। तो 10 विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, पुल्लिंग है और बहुवचन है। एक से ज़्यादा संख्या है तो वो बहुवचन हो जाएगा। हाँ, ये वहाँ 10 छात्र बैठे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर उद्देश्य में होगा, ठीक है। और आपको ऐसे हर किसी का, परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती, तो के बिना पर आपको अंडरलाइन करके पूछा है, तो संबंध बोधक अव्यय है और परिश्रम के साथ इसका संबंध बता रहा है। दादी जी प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको किसी पे भी अंडरलाइन कर सकता है कि क्रिया पढ़ती है, तो ये एक वचन है, क्रिया है, स्त्रीलिंग है और सकर्मक क्रिया है और आपका विधेय है। देखो एग्जाम के डिमांड के अकॉर्डिंग ऑप्शंस दिए होंगे, आप अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते। वहाँ पे जो दिया होगा आपको उसी को आंसर लगाना है। तो ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, तो इनको अच्छे से पढ़िएगा और प्रैक्टिस करिएगा। और कोई डाउट है तो पूछिएगा, क्योंकि इसका टेस्ट भी आपको जो है बहुत सामान्य तौर पर करवाया है मैंने, ठीक है। क्योंकि इसके टेस्ट का तो हम लोग कोई ऑप्शंस है नहीं, वह अपनी कक्षा का मॉनिटर है। अब वहाँ पे अंडरलाइन करके पूछा जा रहा है बताइए इसका परिचय क्या है, तो सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, एक वचन है भाई, पुल्लिंग है क्योंकि मॉनिटर है तो ये एक वचन है और पुल्लिंग भी है, कर्ता कारक है क्योंकि मॉनिटर वही है, क्रिया का करता है, ठीक है। तो धीरे धीरे जाओ और बाजार से पेन ले आओ। तो यहाँ पे और पे अंडरलाइन करके पूछा है, तो समान अधिकरण समुच्चय बोधक है ये और दो शब्दों को जोड़ता है ये। हमेशा तेज चला करो, तेज क्रिया विशेषण है, चला करो विशेषण का विशेष्य है। तो ये सब आपको छोटे छोटे ऑप्शंस में क्वेश्चन पूछता है। क्लियर है भाई? तो ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। तो उम्मीद कर रही हूँ भाई तुम लोगों को समझ आ गया होगा। तो ऐसे आपको पीडीएफ मिली हुई है, इस तरीके की पीडीएफ आपको मिली हुई है, ठीक है। तो इनको ध्यान से पढ़िए, समझिए और अच्छे से करिए। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिए, ठीक है। चलो भाई बताएंगे यहाँ पे। थैंक यू सो मच।